लेकिन हम मोस्ट क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं क्योंकि इसराइल के जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, ये सब अंडर अटैक है और यहां पर जब वो शहादतें होती चली जा रही हैं। तो इसराइल का ये बिहेवियर एक बड़ी जंग की तरफ धकेलता चला जा रहा है। आप देखिए कि मुआहिदा गजा में भी मौजूद है, मुआहिदा लेबनान में भी मौजूद है, सीरिया का क्या कसूर है, वेस्ट बैंक वालों ने क्या किया है। तो एक ऐसी एंटिटी जो अब एक बदमस्त हाथी की तरह जो वो कभी इधर टक्करें मारी है, कभी उधर टक्करें मारी है, ना ही वो अपनी हेजेमनी इंपोज कर सकी है, ना ही वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर सकती है, और अब वो सिर्फ जंगों को मुसलसल जो जारी रखना चाहती है। तो इसराइल का ये बिहेवियर जो है वो रीजन को और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है, और लेबनान पर जो हमले हुए हैं उस पर जो रीजन की खामोशी है वो इसको मजीद खराब सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसको परेशान होना चाहिए क्योंकि उसने जो किया है इसका बहुत बुरा नतीजा निकलने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि IRGC से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। IRGC ने कहा है कि एक क्रशिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी हिजबुल्लाह कह रही है कि भाई इनको परेशान होना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उससे बढ़कर ईरान से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। IRGC ने कहा है कि एक रिस्पॉन्स आ रहा है और ये बड़ा क्रशिंग रिस्पॉन्स होगा इसराइल के खिलाफ। इससे पहले हमने आपके सामने ये असेसमेंट रखी है कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक है, जो लेबनान के ऊपर अटैक है, ये असल में जो ईरान की रेडीनेस है या ईरान की ताकत कमजोरी है उसको भी टेस्ट करने का एक टूल है, एक तरीका है। जो जिस नौयत का जवाब हिजबुल्लाह देगी उससे ईरान कितना तैयार है, कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, वो भी बहरहाल इसराइल यहां से टेस्ट करेगा। तो इसलिए कमजोरी का मतलब यह होगा कि मजीद ब्रूटल अटैक्स। तो अब हिजबुल्लाह के ऊपर एक ऐसा हमला हुआ है कि तमाम रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, तो बहरहाल अब उनको बदला लेना है और अंदर से भी प्रेशर होगा कि जब भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। एक साल से खामोशी भी है और डेफिनेटली कुछ ओपिनियंस दरमियान में ऐसी होंगी कि इस वक्त शायद हमें रिफ्रेन करना चाहिए, फिलहाल हमें जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए ना, इसराइल एक टकरे मार रहा ना भाई, असैसिनेशन करके कौन सा हिजबुल्लाह रुक जाएगी, कौन सा हिजबुल्लाह जो है वो उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो इस वक्त नेतन्याहू को चाहिए जंगे, तो वो भी तो ट्रैप है ना जिसको मद्देनजर रखना है। और जो लेबनीज गवर्नमेंट का बिहेवियर है वो नहीं बदल रहा। लेबनीज गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर्स ऐसे ही बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं ऐसा लग रहा है ये इजरायली मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो उल्टा इजरायली नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो इजरायली हमले हैं ये तो सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से, ये हिजबुल्लाह अपने जो वेपन्स लेकर बैठी हुई है इस वजह से इजराइल मजबूर है। तो अल शरा जिसने आते साथ ही इजराइल दोस्ती का नारा लगाया, वो क्या लेकर बैठा हुआ है जो शाम में हमले हो रहे हैं? कतर क्या लेकर बैठा हुआ है जो कतर पर इजराइल ने जाकर अटैक किया? तो ऐसी एक फुलिश माइंडसेट के साथ लेबनीज मिनिस्टर जो है वो बिहेव कर रहे हैं कि उसका मजीद आप कह रहे हैं कि क्राइसिस जो है वो लेबनान के लिए बढ़ रहा है एज अ कंट्री, क्योंकि वो इजरायली नैरेटिव को जो है वो सेल कर रहे हैं आगे। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन IRGC की सबसे ये बड़ी स्टेटमेंट है कि रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ वेनेजुएला और इजराइल आमने सामने है। इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किया वेनेजुएला के खिलाफ, क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ा सपोर्टर है फलस्तीन का, तो वेनेजुएला का बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल जो इजराइल के खिलाफ है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो है उस वक्त साउथ अमेरिका के मुल्कों के दौरे के ऊपर है। 2 मुल्कों का ये दौरा कर रहा है, अर्जेंटाइन का ये दौरा कर रहा है, और अर्जेंटाइन की गवर्नमेंट आपको पता है सबसे बड़ी सपोर्टर है इस वक्त, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट है। तो वेनेजुएला का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जब सामने आ रहा है, तो ये बहरहाल देख रहे हैं एक ही फ्रंट है। वेनेजुएला किस तरह से फलस्तीन की सपोर्ट कर रहा है और ये ज़ायनिस्ट जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है प्रेसिडेंट मडोरो को गिराने के लिए। उधर जो रशिया और यूक्रेन की नाज़िम जंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पिछले घंटों में बहुत बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक रशिया पर किया है। 249 ड्रोन्स यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लॉन्च किए हैं और उसमें उनकी कैपेबिलिटीज भी हुई हैं। रशिया में कैपेबिलिटीज हुई हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया गया। 249 ड्रोन्स, एक ऐसा लगता है कि बरसात हो गई है। और इससे डबल ड्रोन्स पर रशिया ने दागे हैं, मिसाइल दागे हैं, और खासकर जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसको निशाना बनाया गया। रशिया का हमला भी बहुत डेडली अटैक था। तो एक तरफ जहां मुज़ाकरात जारी हैं और वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, यूरोपियंस अपना प्रपोजल लेकर आ गए हैं, तो उसी दरमियान ये जंग बहुत तेज हो गई है। और साथ ये भी बहुत बड़ी खबर जो है वो पैसिफिक से भी आ रही है। चाइनीज जो स्पाई बलून्स हैं वो ताइवान के करीब जब देखे गए। चाइनीज उन्होंने अपने जो स्पाई बलून्स है वो ताइवान की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। जो जापान के साथ एस्केलेशन हुई है और जो अमेरिका ने असलहा दिया है, तो उसके बाद ये चाइना का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो आप देखें तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर हमें एस्केलेशन नजर आ रही है। सबसे पहले मैं एक बड़ी ही पेनफुल खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कितनी ब्रूटल ये जंग थी और ये जो जेनोसाइड है ये रोजे क़यामत तक भी भुलाई नहीं जा सकी। मैं आपको बता दूं ये इतनी ब्रूटल थी। आज जर्मन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया की रूह काम गई है जो आज रिपोर्ट सामने है। जर्मन इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक जो शहादतें हैं उसकी तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना, 1 लाख से भी ज्यादा। इस वक्त जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो 68,000 के करीब हैं।
जर्मन इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि तादाद से ज्यादा हो और हमें कभी एक्चुअल नंबर्स मिल ही ना सकें कि हम ये कह ना सकें कि एक्चुअल वहां पर शहादतें कितनी हुई हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा खौफनाक बमबारी हुई है और जिस तरह से लोग मलबे तले दबे हुए हैं और जितना डाटा मिसिंग है, तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है और हम कभी उस एग्जैक्ट नंबर तक की ना पहुंच सके। इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन इजराइल ने वहां पर की। अब मुझे बताइए, 1 लाख बंदा इजराइल ने वहां पर मार दिया है, 1 लाख, और जिसमें मेजोरिटी औरतें और बच्चे हैं। इतनी बड़ी जो तादाद है, ये मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें इतने बच्चे मारे गए, इतने औरतें मारी गई हों, और गोलियां चलाकर और गोले चलाकर बमबारी करके और प्रिसाइज यानी ड्रोन्स ने जा जाकर टारगेट किया, और इस वक्त भी रोजाना वहां पर शहादतें हो रही हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं 1 लाख से ज्यादा तादाद और 2 लाख के करीब जब जख्मी हैं, तो क्या मतलब क़यामत होगी गजा के अंदर, और इसके बाद क्या रह जाता है। और देखिए, ये जो 1 लाख लोग वहां पर मारे गए हैं, ये हमारी आंखों के सामने मारे गए। यानी ऐसा नहीं हुआ कि न्यूक्लियर बम गिरा है एक ही दफा और वो सारे अचानक मारे गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रोज हमारे सामने 100 मारा जा रहा है, 150 मारा जा रहा है, 50 मारा जा रहा है। दो साल के अंदर हमने रोज एक एक फलस्तीनी को मरते हुए देखा है, और कोई भी रीजन में फलस्तीनियों की मदद को नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा बिट्रेयल था जो फलस्तीनियों के साथ हुआ। इवन अरब्स की जो पिछली लीडरशिप है, उसने भी कभी कमजोर होते हुए भी फलस्तीनियों के लिए इस तरह कंप्रोमाइज नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया। हालांकि ये आज ज्यादा ताकतवर थे, इनके पास ज्यादा लेवरेज थी, इनकी यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी अमेरिका में है, इनकी मतलब इनके आज लेवरेज पिछली लीडरशिप से ज्यादा है, और इन्होंने वो ना लेवरेज इस्तेमाल की, ना इन्होंने एयर स्पेस तक इसराइल के लिए बंद नहीं की। ये जो है वो ऑयल देते रहे, इन्होंने इसराइल के साथ इजाजत बढ़ा दी, ये इसराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोकते रहे, ये इसराइल को इंटेलिजेंस देते रहे। तो क्या फिर नहीं कहा जाएगा कि ये हिस्सेदार रहे? तो ये एक ऐसा जख्म है यहां पर, ये कैसा वायलेंस यहां पर बोया गया है 1 लाख बंदे को मारकर। इसके बाद आपको लगता है कि यहां पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी और उसके बाद यहां पर अमन होगा। और फिर ये मुझे बताइए कि जिसने 1 लाख बंदे को मारा है, उसने क्या सोच कर मारा है? वो अब यहां पर कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करेगा? तो उसने सिस्टमैटिकली और जानबूझकर एक मकसद के तहत मारा है कि वो फलस्तीनियों को मुकम्मल उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनको मुकम्मल खत्म कर रहा है। तो इसलिए ये जंगें यहां पर रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। और जो इसने किया है इस एंटिटी ने, ये बहरहाल अपने अंजाम को पहुंचेगी। जमीनी निजाम नहीं तो बहरहाल आसमानी निजाम भी, उसने भी हरकत में आना है, और ये एंटिटी जब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन ये जो वायलेंस का बीज है और जो यहां पर फलस्तीनियों को बेदर्दी से मारा गया है, ये ताक़यामत भी ये चीजें अब भूलने वाली नहीं है। तो ये बड़ी ही पेनफुल सूरत हाल आज जो है वो सामने आ रही है, और हमले जारी हैं। जर्मन स्टडी एस्टिमेट गाजा डेथ टूल सरपासेस 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा है। द ट्रू नंबर ऑफ जो पैलेस्टीनियन मारे गए हैं, तो ये फार हायर हैं देन प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड। जितना पहले डॉक्यूमेंट किया गया था उससे ये बहुत ज्यादा हलाकते हैं। और वी विल नेवर नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डेड। हो सकता है कि जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं, यानी वो इतने ज्यादा हो सकते हैं कि हम उनको जान ही ना सकें। यानी कि वो मलबे तले दबे हैं, फिर बमबारी में जिस तरह से मारे जाते हैं, मतलब वो एक शख्स जो है वो आपको पता है जब बम गिरता है तो उसकी क्या सूरत बन जाती है। तो एग्जैक्ट नंबर्स भी हो सकता है हम फाउंड ना कर सकें। ये तादाद 1,25,000 तक भी हो सकती है, ठीक है। ये उनका एस्टिमेट आज सामने आ रहा है। और इससे पहले, बहुत पहले, जो ब्रिटेन का एक बहुत पुराना मेडिकल का मैगजीन है, उसने 1,86,000 तादाद भी बताई हुई है फलस्तीनी शहादतों की, 1,86,000। तो ये रीजन को पता होगा ये कितने मारे गए, इनके इंटेलिजेंस को इन सबको पता है, ठीक है ना, वहां पर कितने फलस्तीनी जब मारे गए। और देखें, इराक जंग हुई या शाम जंग हुई या लिबिया की जंग हुई, वो मामला डिफरेंट है, ठीक है ना। इस जैसा कभी नहीं हुआ कि रोज हमारे सामने, दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम हो रहा है और 79 फलस्तीनी को 50-50 करके 100-100 करके जब मारा जा रहा है, और हर तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पानी बंद किया जा रहा है, खुराक बंद किया जा रहा है। क्या शाम में या इराक में ऐसा था कि बाहर 6,000 ट्रक्स खड़े हुए हैं और वो अंदर एक छोटे से एरिया में दाखिल नहीं हो पा रहे? वो जंगें बहुत ब्रूटल थी, लेकिन इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है ना, जो यहां गजा के साथ हुआ है और जो बेट्रेल फलस्तीनियों के साथ किया गया। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इंतजार सिर्फ इस बात का है कि इजराइल अपना काम मुकम्मल कर ले, क्योंकि अभी भी इनका कोई अमली और प्रैक्टिकल इकदाम तो नजर नहीं आ रहा। बल्कि जो हालिया दौरा हुआ है उसके बाद तो हमें ज्यादा जंगें नजर आ रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो लेबनान पर हमला हो गया है, उसके बाद शाम में इजराइल मजीद घुस गया है, और यमन पर वो तैयारी कर रहा है, ईरान के ऊपर वो तैयारी कर रहा है, गजा पर हमले तेज हो गए हैं, वेस्ट बैंक में वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, और वो वॉर क्रिमिनल एंटिटी के साथ ये सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और उनके एम्बेसडर्स लेकर बैठे हुए हैं। और लेबनीज गवर्नमेंट उल्टा हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो इसका नतीजा सिर्फ कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि जंगें और बढ़ेंगी, ठीक है ना। अमन लाने का तरीका उस इवल एंटिटी को रोकना है, उस इवल एंटिटी के नैरेटिव को आगे बढ़ाकर तो अमन नहीं होगा। सो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डीपन्स इन गाजा अंडर रिलेंटलेस इजरायली अटैक्स। खौफनाक बमबारी जारी है और इस वक्त इजराइल जो है
وہ اکانومی کو, یعنی غزہ کی اکانومی تو تباہ ہو ہی چکی ہے, ویسٹ بینک کی اکانومی کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ اولڈ کلونیل پلے بک ہے جس میں اب دیکھنا پرانے زمانے میں یعنی اکانومی کا ذریعہ کیا ہوتا تھا, ایگریکلچر, لینڈ اور مال مویشی دونوں کو تباہ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کا جو نظام زندگی ہے اب تباہ ہو جائے. تو یہاں بھی یہی کیا جا رہا ہے. اسرائیلی وار پلینز ہے, انہوں نے نئی اسٹرائکس لانچ کی ہیں دا سو کارڈ یلو لائن سے بھی آگے بڑھ کر. انٹینس آرٹلری جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے, اور فلسطینی لیڈرشپ نے کہا کہ امیڈیٹ انٹرنیشنل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور غزہ کی ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ اگر یہ انٹرونشن نہ ہوئی تو جو لائف سیونگ مشن جاری ہیں وہ رک جائیں گے اور مکمل طور پر پیرالائز ہو جائیں گے. تھاؤزنڈز آف زندگیاں مزید ایٹ رسک ہوں گی. سسٹمیٹک کیمپین آف ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, انٹینسیفیکیشن ہو رہی ہے, جو بلڈنگز کو ڈیمولیشن کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ریجن خاموش بیٹھا رہتا ہے, یہ سارے اسرائیل حملے کرتا رہتا ہے, پھر اچانک وہ انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے. اصل ڈیزاسٹرس اپروچ یہ ہے کہ اسرائیل کے ڈیلی وائلیشنز کو ایکسپٹ کرنا, کیونکہ جب یہ ایکویشن اسرائیل امپوز کر لیتا ہے تو پھر اگلی باری آتی ہے جیسے لیبنان میں ہو رہا ہے. تو دس کیمپین ایز اے ڈیلیبریٹ اینڈ سسٹمیٹک ایفرٹ ٹو ڈسٹرائے انٹائر نیبرہڈز اینڈ کریٹیکل سیویلین انفراسٹرکچر. اور اس کے علاوہ اسرائیلی جو گن فائر ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے, اسرائیل کی جو نیوی ہے وہاں سے وہ بھی اٹیک کر رہی ہے. سو لینڈ, ایئر اینڈ سی تینوں طرف سے غزہ پر حملے جاری ہیں, اور اس صورتحال کو سیز فائر اور پیس کہا جا رہا ہے. اور آج یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ 1960 کے بعد سب سے ورسٹ اکنامک کرائسس جو وہ فیس کر رہا ہے. انپریسیڈنٹڈ اکنامک کولیپس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اور دونوں پیلسٹینین ٹریٹری یعنی غزہ اور ویسٹ بینک دونوں میں اوور آل جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے, اور جس سے سیریس سوشل اور انوائرمنٹل کانسیکوینسز آنے والے ہیں. یعنی ان کی دیکھیں غزہ میں کیا بچ گیا ہے, غزہ کی میں بیٹھی فلسطینی قوم بس اب یہی رہ گئی ہے کہ ان کی زندگیاں بس یہی ہیں کہ وہ ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں اور کھانا امداد کے ذریعے آ جائے گا تو وہ کھا لیں گے. یعنی دیکھیں ایک قوم ہوتی ہے نا, اس کا کاروبار ہے, اس کا روزگار ہے, وہ ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تو یہاں پر تو وہ ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے اور بیرونی امداد کے بس منتظر ہے, اور بیرونی امداد کیا ہے, کھانا آ جائے گا کھا لیں گے. اور وہ بھی اس وقت جو حالت ہے کہ بمباری ہو رہی ہے, کھانا نہیں آ رہا, وہ ساری چیزیں. تو یہ یعنی باقاعدہ کلونیل پلے بک ہے, اور اب یہ بڑے شدت کے ساتھ ویسٹ بینک میں اپلائی کی جا رہی ہے. ان کا جو ذریعہ معاش ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ذریعہ معاش کے بعد تو پھر باقی کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے. ان کے اولیوز کے کھیت جب وہ چھینے جا رہے ہیں, اور تھاؤزنڈز آف فلسطینیوں کو آلریڈی ڈسپلیس کیا جا چکا ہے ویسٹ بینک میں, وار کرائمز کمٹ ہو رہے ہیں, لیکن یہ سب خاموش بیٹھے ہیں اور پس پردہ پتہ نہیں کیا باتیں اسرائیل کے ساتھ کرتے ہوں گے. تو اب دیکھیے یہ مسلسل وائلنس دیکھیں, حزب اللہ تو سٹیپ بیک کرنی نہ کرنے والی, ایران تو اس وائلنس کے خلاف سٹیپ بیک نہیں کرنے والا. تو وہ بہرحال لڑیں گے جتنا وہ لڑ سکتے ہیں. تو جنگیں وہ نہیں چاہتے ہیں لیکن جنگیں ان پر امپوز کی جا رہی ہے. تو اس مسلسل وائلنس کا نتیجہ نکلے گا کہ دیکھیں عرب اسٹریٹ کا بھی ایک پوزیشن انہوں نے لے رکھی ہے, جس کا ان سب گورنمنٹس کو بہت خطرہ ہے کہ عرب اسٹریٹ جو ہے وہ کب سے خاموش بیٹھی ہے اور دیکھ رہی ہے ان گورنمنٹس کے بیہیویئر کو, اور اسرائیل مسلسل وائلنس کرتا چلا جا رہا ہے. تو IRGC سے بہت بڑا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایران وارنز اسرائیل کرشنگ ریٹیلیشن کمنگ. ایرانی میڈیا کوٹ کر رہے ہیں کرشنگ ریٹیلیشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں یمن بھی اٹیک کر سکتا ہے, اس میں حزب اللہ بھی اٹیک کر سکتی ہے, اور اس میں ایران بھی اٹیک کر سکتا ہے. IRGC چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے اختتام کو اور تیز کر دیا ہے ریزسٹنس کمانڈر کو نشانہ بنا کر. اسرائیل نے بس اپنے اختتام کو تیز کیا ہے. IRGC حزب اللہ ہولڈ دا رائٹ ٹو ایونج مرٹائر. بدلہ لینا ہے اب, اور ایران نے کہا, ایران از دا اونلی کنٹری جس نے کہا حزب اللہ کے پاس مکمل رائٹ ہے بدلہ لینے کا, باقیوں نے تو کنڈیم بھی نہیں کیا. تو اب یعنی کہ بدلہ لینا ہے جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اور انتقام لینا ہے, اور IRGC کہہ رہی ہے مکمل رائٹ ہے حزب اللہ کے پاس بدلہ لینے کا. تہران کالز فار ریٹیلیشن ایز اسرائیل اسٹرائک بیروت. تہران کہہ رہا ہے کہ مکمل جو ہے وہ ریٹیلیشن ہوگی. IRGC threatens Israel with retaliation for the assassination of حزب اللہ چیف. اب یہ سارا میڈیا جو ہے اس کو کوٹ کر رہا ہے, اور حزب اللہ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ Zionists must remain worried as they have committed a grave error. بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے, لہٰذا ان کو جو ہے وہ یعنی اس وقت وہاں کھلبلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنا بندوبست جو ہے وہ کر لیں. لیبنیز منسٹر جو ہے وہ حسب روایت حزب اللہ کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ حزب اللہ کی وجہ سے لیبنان پر یہ مصیبتیں آ رہی. اسرائیل کا بھی ایگزیکٹ یہی نیریٹو ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے ہم تو مجبور ہیں, تو جو لیبنان پر مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی وجہ حزب اللہ ہے. تو خیر, اچھا جی, وینزویلا اور اسرائیل آمنے سامنے ہے, کیونکہ اسرائیلی جو فارن منسٹر ہے وہ اس وقت ساؤتھ امریکہ کے دورے کے اوپر ہے, اور وہاں پر اس نے وینزویلا کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, جس پر وینزویلا کا بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے. وینزویلا slams اسرائیلی فارن منسٹر as war criminal and genocide perpetrator. آگے سے وینزویلا نے کہا کہ تم کون ہو ہمارے بارے میں بات کرنے والے, تم تو
जेनोसाइड और वॉर क्रिमिनल हो तुम। और वेनेजुएला ने कहा कि इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर होकर रहेगी। इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, और पैराग्वे, ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, वहां पर ये पहुंचा है, उसको बुलाया गया और सेनेट में इसने वहां पर खिताब किया है और इसने कहा कि वेनेजुएला डिस्टेबलाइज कर रहा है रीजन को और रेफ्यूजी क्राइसिस को बढ़ा रहा है, और ये हिजबुल्लाह, हमास और यमन के साथ जब वो मिलजुल कर ये सारा कुछ कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह, हमास और यमन वेनेजुएला में पहुंच गए। तो इस पर वेनेजुएला का रद्दअमल सामने आया। उसने कहा, वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वेनेजुएला का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। यानी जो इंग्लिश में उन्होंने बात की उसका सादा जुबान में आपके सामने कह रहे, वेनेजुएला का नाम अपनी गंदी जुबान से जो मत लो। एंड यूर हैंड्स आर स्टेन्ड विद इनोसेंट ब्लड, तुम्हारे हाथ जब वो मासूम निहत्ते लोगों के खून से रंगे हुए हैं। एंड हमारी जो जंगें होती हैं, हम जो स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी सोवरेनिटी के लिए और अपने लोगों की डिफेंस के लिए करते हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं जो जेनोसाइड वहां पर कर रहे हैं। तो इसके बाद ये जो है वो अर्जेंटाइन जाएगा, जो बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट हुकूमत है वहां पर। और वेनेजुएला विल नॉट अबंडन द सैक्रेड कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, ये प्रेसिडेंट मडूरो के अभी 10 दिन पहले की स्टेटमेंट है कि हम सैक्रेड मुकद्दस कॉज है उसको कभी नहीं लीव करेंगे, फलस्तीन की सपोर्ट। अच्छा, इसके साथ फिर वेनेजुएला पर एक नया जो है प्लॉट वो भी सामने आ रहा है। आज ही प्रेसिडेंट मडूरो ने कहा है कि न्यू इंफॉर्मेशन आई है, न्यू प्लॉट अगेंस्ट वेनेजुएला। ये पूरा एक जंग जब वहां पर शुरू हो चुकी है, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, वॉर होती है, प्रोपेगेंडा वॉर होती है और सबूटा, ये सारा होगा। तो आज वो कह रहे हैं नई इंफॉर्मेशन आई है। उधर भरपूर जंग है रशिया और यूक्रेन की, मुज़ाकरात जा रही हैं, जिसका नतीजा निकलता है नहीं निकलता, लेकिन जंग शदीद हो गई है। डेडली अटैक्स इन रशिया, यूक्रेन अहेड ऑफ रिपोर्टेड टॉक्स इन अबू धाबी। रशिया के अंदर बड़े डेडली अटैक्स यूक्रेन ने किए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट रीसेंट अटैक, जब 249 ड्रोन्स यूक्रेन ने फायर किए हैं। 3 रशियन जब उसमें मारे गए हैं और 11 के करीब जब जख्मी हैं। इंडस्ट्रियल जोन और जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उसको निशाना बनाया गया है। यूक्रेन मिलिट्री सेज इट हिट रशियन ऑयल रिफाइनरी एंड टर्मिनल। तो आगे से फिर रशिया ने इससे भी डबल ड्रोन्स और इससे भी ज्यादा मिसाइल कीव के ऊपर फायर किए हैं, और यहां इनकी बहुत ज्यादा, इनकी डबल से ट्रिपल हलाकतें यहां पर हुई हैं। तो वो जंग और ज्यादा डेडली जब हो गई है। और अल जजीरा लिख रहा है कि सिचुएशन इन यूक्रेनियन सिटीज एंड फ्रंट लाइन नॉट ग्रेट। सिटीज में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है और फ्रंट लाइंस के ऊपर तो बिल्कुल एक खौफनाक सूरत हाल है। सिटीज के अंदर 16 घंटे लोड शेडिंग होती है और ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रशिया जो हमले कर रहा है उसके नतीजे में बिजली और ज्यादा गायब हो रही है। कुछ शहर तो बिल्कुल ही, यानी टाउन बिजली से मुकम्मल गायब हैं। कुछ जो बड़े शहर हैं उसमें 16 घंटे बिजली नहीं आती है। तो ये वहां पर सूरत हाल बनी हुई है। तो अगर आप फ्रंट लाइंस की तरफ चले जाएं, जहां पर रशियन और यूक्रेनियन फौजी आपस में लड़ रही हैं, तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है यूक्रेनियन उनके ट्रूप्स की, और रशियन ट्रूप्स है वो आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं। फिर इस बैटल फॉर फ्रंट लाइन टाउन्स वेयर यूक्रेनियन सोल्जर्स आर सराउंडेड, तो उनकी जो कोलैप्स है वो इस वक्त हो रहा है। मैक्रोन अबे, और साथ रोमानिया में ड्रोन्स नजर आए हैं। रोमानिया के जो जेट्स हैं, यानी आप कह लेंगे नेटो, वहां पर उनके जेट्स मोबिलाइज हुए हैं। तो एक पूरी जंग यानी बढ़ रही है। और ये जो नेटो रशिया के फटे हैं, ये भी वाकयात हो रहे हैं कि नेटो की टेरिटरी में ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, नेटो के जेट्स मोबिलाइज हो रहे हैं। तो यूक्रेन की ये पूरी कोशिश रही है कि यूरोप और रशिया के बहरहाल जंग जब शुरू करवा दी जाए। मैक्रोन सेज कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए अगेंस्ट रशिया, रशिया हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें कमजोर नहीं दिखना चाहिए और ये हमें ताकत बढ़ानी चाहिए। ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं, और ये जो मुआहिदा है ये यूक्रेन का मुकम्मल सरेंडर है, जिसको किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहिए। उधर चाइनीज बलून जो है वो ताइवान के करीब देखा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना इस हद तक जा रहा है कि अपने स्पाई बलून जो है उन्होंने ताइवान की तरफ भेजना शुरू कर दिए। तो एस्केलेशन वहां पर बढ़ रही है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आकर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।